Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as we have started our new journey of World Trade Organization, जिसमें हमने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब से पावर में आया, फ्रॉम 1 जनवरी 1995. ये रिप्लेस हुआ गट ऑर्गेनाइजेशन यानी गट एग्रीमेंट, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो 1948 से शुरू हुई थी. उसी को ही हमने रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक नया फॉर्मेट दे दिया. क्यों? क्योंकि गट डील कर रहा था ओनली विद द गुड्स, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पे ऑल द मेंबर कंट्रीज दे विल नाउ डील विथ गुड्स और उसके साथ साथ सर्विसेज. नाउ इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जर्नी में हमने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, उसके क्या डिफरेंट फंक्शंस थे. ये हमने फर्स्ट पार्ट में मोस्टली डिस्कस किया इन अ वेरी इजी वे. यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो. हमें पता है कि इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हमने एग्जिस्ट किया, पावर में लाया. रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करना चाहते थे. सभी मेंबर कंट्रीज़ को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, यही एफर्ट्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के. और उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट एग्रीमेंट्स जो थे, दैट इज़ डिस्कस्ड इन द यूरेगा राउंड, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया कि 29 एग्रीमेंट्स वर साइंड. अब उस एग्रीमेंट में से फर्स्ट एग्रीमेंट दैट इज़ हमने ट्रिप यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्या कहा शॉर्ट फॉर्म में बच्चों? ट्रिप, TRIP, यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. उसको हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया कि किस तरह से अलग अलग एरियाज़ में WTO ने अपने प्रोविशंस के थ्रू, अपने लीगल पाथवे के थ्रू प्रोटेक्ट किया टू ऑल पेटेंट होल्डर्स, टू ऑल प्रोड्यूसर्स, टू ऑल फर्म्स. उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये पहला एग्रीमेंट, इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया. अब आज हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज सेकेंड एग्रीमेंट, दैट इज ट्रिम यानी TRIM, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिम. नाउ आज हम इस सेकेंड एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे, जो इसी यूरेगा राउंड में निगोशिएट हुई थी. और निगोशिएट का रिजल्ट ये आया, उन्होंने डिस्कस किया, WTO ने ये रियलाइज़ किया कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसके बीच में? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट. भाई बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, फ्लो ऑफ फंड्स तो चाहिए. और जितना इन्वेस्टमेंट हम इफेक्टिवली करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी बैरियर्स मिलेगा, उतना आपका बिजनेस ज़्यादा होगा. उसके लिए उतना ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आप इजीली डील कर पाओगे. तो ये मेन पर्पस था जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट था ट्रिम, जो आज हम डिस्कस करेंगे. तो ये भी जनरली TY लेवल पे जब पूछा जाता है तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है, क्योंकि TY लेवल पे जनरली 3 एग्रीमेंट हमें करनी है. और 3 एग्रीमेंट में आज हम सेकंड एग्रीमेंट कर रहे हैं ट्रिम, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर. अब जैसे हमने कहा कि WTO का ये मानना था, उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. जितना कंट्री को ईजिली एट लो रेट इन्वेस्टमेंट्स के ईजिली मेजर्स मिलेंगे, ईजिली उन्हें सपोर्ट मिलेगा, दे कैन ग्रो वेरी वेल. और हमें पता है कि जो स्पेशली डेवलप कंट्रीज़ हैं, दे आर हैविंग द कैपिटल अबंडेंट, उनके पास ज़्यादा अबंडेंट कैपिटल अवेलेबल. दे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड countries, they are having the more capital availability, so they can easily supply the capital or investment to developing and less developing countries. इसके लिए WTO ने सेकंड जो था एग्रीमेंट जो था वो लेके आया इन द फॉर्म ऑफ ट्रिम, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. इसके लिए उन्होंने कमेटी बनाया
जो मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा, पूरी तरह से ईच एंड एवरीथिंग को वो कोऑर्डिनेट करेगा। उनसे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो दे विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो वो डिफरेंट प्रोविजंस जो थे वो WTO ट्रिम एग्रीमेंट के थ्रू हमारे इकोनॉमी में यानी एट द वर्ल्ड इकोनॉमी लेवल पे लेके आए। इससे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड को बूस्ट अप मिलेगा। इससे क्या होगा, जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिनके लिए फंड्स थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है क्योंकि दे कैन नॉट ग्रो वेल बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ या फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लेकिन अगर इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगी, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, तो वो कंट्रीज़ का भी आगे ग्रो करना ईजी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिम एग्रीमेंट। एंड वी नो दैट कि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं दे आर हैविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल विद देम, सो दे कैन ईजिली इन्वेस्ट इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ या लेस डेवलप कंट्रीज़, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेनिफिट किसको जाएगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ को जाएगा। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे हमें शॉर्ट नोट कवर करना है। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये ट्रिम है क्या, इसका फुल फॉर्म हमने क्या कहा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अब उससे रिलेटेड जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी इसके पहले यानी 1995 से पहले WTO ने एफर्ट्स लिए कि ये सारे रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्लो ऑफ फंड्स, ऑन द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट शुड बी रिड्यूस्ड, वो हम कम करेंगे। क्योंकि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूस हो गई तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं यानी जिनको उनकी ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा डेवलपिंग कंट्रीज़, लेस डेवलप कंट्रीज़, दे कैन ईजिली डिमांड द कैपिटल फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़। वो ईजिली डेवलप कंट्रीज से फंड्स को डिमांड कर सकती हैं, बोरो कर सकती हैं, यानी एक एक्सटर्नल डेप्ट को एक सपोर्ट मिलेगा। और वो डेप्ट हम ऐसे भी नहीं कहते कि वो सिर्फ वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ बोरोड फंड, हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना बिजनेस वहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इन एनी वे अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे मिनिमाइज़ करना है, रिड्यूस करना है, ताकि ईच एंड एवरी कंट्रीज़ को आगे ग्रो होने का मौका मिले, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनका एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, यानी ईच एंड एवरी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड दे विल गेट द मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो ट्रिम को उन्होंने लेके आया एज ए एग्रीमेंट, सो दैट अगर फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड अगर उन्हें फंड्स की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो इट कैन बी इजीली प्रोवाइडेड। ओके बच्चों, अच्छा अब इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रिम्स, अब इसमें क्या क्या किया गया, वॉट इम्प्लीकेशंस वर फॉलोड एट द ट्रिम लेवल, इस एग्रीमेंट में क्या क्या इम्प्लीकेशंस थे। जैसे फर्स्ट वन, इन द मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स विल बी गिवन सेम राइट्स, ध्यान दो, फॉरेन इन्वेस्टर्स विल बी गिवन सेम राइट्स एज द नेशनल इन्वेस्टर्स आर गिवन। ट्रिम ने पहला ये कहा कि जिस तरह से आप अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, नेशनल इन्वेस्टर्स को इम्पोर्टेंस देते हो, इन द सेम वे यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस, सेम प्रेफरेंस। देखो हमने कहा था नॉन डिस्क्रिमिनेशन, WTO का पहला प्रिंसिपल ये था कि उनका ट्रेड नॉन डिस्क्रिमिनेशन पे होगा। हर कंट्री उनके लिए क्या होगी, MFN, मोस्ट फेवरेट नेशन, और यही प्रिंसिपल्स उन्होंने हर एग्रीमेंट में फॉलो किए, यही रूल्स उन्होंने हर एग्रीमेंट में फॉलो किए। इसके लिए उन्होंने पहले क्या कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी सेम राइट्स मिलेंगे जैसे नेशनल इन्वेस्टर्स को या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। ओके बच्चों, सेकंड, import of raw material and other commodities are freely allowed। अब ये भी मोस्टली प्रोविजंस में भी आएगा, ये पॉइंट हम प्रोविजंस में भी करेंगे, क्योंकि ट्रिम एग्रीमेंट ने इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो पहले फॉलो होती थी, नंबर 1 पहले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोर देन 51% अलाउड नहीं था, लेकिन अभी मोर देन 51% अलाउ किया गया। या जैसे अगर हम बात करें इन इक्विटी शेयर्स नहीं था तो उन्होंने इक्विटी शेयर्स में भी धीरे धीरे अलाउ किया। तो ये रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे करके रिड्यूस हुए रिड्यूस,
लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसी भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि यू कैन नॉट इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल या एनी इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स या एनी अदर कंटेंट, कुछ उन्होंने रॉ मटेरियल पे या कुछ उन्होंने प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पे दे हैव इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट मेजर से रिलेटेड है, जब वो इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैसे डाल रहे हैं, तो दे शुड बी गिवन द फ्रीली राइट्स टू इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर ओन कंट्री। तो वो अपनी कंट्रीज़ में से रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट कर सकते हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दे विल स्टार्ट देयर फ्रेंचाइजी इन ओवर देयर, तो उनको अलाउ करना चाहिए कि वो अपना रॉ मटेरियल या एनी अदर कमोडिटी दे कैन फ्रीली इम्पोर्ट फ्रॉम देयर कंट्री एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो उन्होंने ये भी सेकेंड इम्प्लीकेशन लिया। थर्ड, देयर इज नो कंपल्शन टू अपॉइंट लोकल स्टाफ। अब ये भी उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी कि वहाँ पे लोकल स्टाफ को ही हम अपॉइंट करेंगे। नो, वी आर द इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने उससे कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से या हो सकता है वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो चाहते हैं कि वो अपना स्टाफ रखना चाहते हैं, तो दे शुड बी गिवन द कंप्लीट फ्रीडम। इसके लिए नो कंपल्शन टू अपॉइंट द लोकल स्टाफ। देन फोर्थ, देयर इज़ नो कंपल्शन टू ट्रांसफ़र और चेंज टेक्नोलॉजी। ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं होगा कि आप उनकी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे या आप उनको चेंज करने के लिए प्रेशराइज करोगे। नो, इस तरह की कोई भी बातें नहीं होगी। अगर फॉरेन इन्वेस्टर चाहता है कि आप सेम टेक्नोलॉजी से काम करो तो विल डू। अगर वो चाहता है वो टेक्नोलॉजी बदल के वो मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी लेके आना चाहता है, तो देयर इज़ कम्प्लीटली फ्रीडम गिवन टू दैट पर्सन। इन्वेस्टर्स के लिए ये सब जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी ना, वो रिड्यूस कर दी। इसके लिए नो कंपल्शन टू ट्रांसफ़र और चेंज द टेक्नोलॉजी। कोई कंपल्शन नहीं होगा कि वो टेक्नोलॉजी को चेंज करे, ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं होगा। देन देयर इज़ नो कंपल्शन टू यूज़ द लोकल कंटेंट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ऐसा भी आप उनको प्रेशराइज नहीं करोगे। भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स में शुरू में हमें दिखाई दिया कि व्हेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ देयर, तो देयर आर सम रूल्स, क्योंकि वो रूल्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम सम कंट्रीज़ का प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी में डेलिबरेटली टू रिड्यूस द इम्पोर्ट, ताकि इम्पोर्ट कम हो, ताकि फ़ॉरेन का इन्वेस्टमेंट कम हो। इसके लिए सम टाइम वो टैरिफ बढ़ा देते हैं, सम टाइम रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा देते हैं। तो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी कभी कभी आ जाती है और उसमें दे विल पुट सम क्लॉजेस, वो क्लॉज दे देते हैं, लॉज दे देते हैं कि दे हैव टू यूज़ द डोमेस्टिक मटेरियल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन ट्रिम ने कहा कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस में स्पेशली हम डोमेस्टिक मटेरियल ही यूज़ करें। तो देखो हर जगह उन्होंने इस जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया, यानी देयर इज़ नो कंपल्शन टू यूज़ द लोकल कंटेंट या लोकल मटेरियल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, द अडॉप्शन ऑफ ट्रिम विल रिजल्ट इन द फॉरेन एक्सचेंज। अब हम ट्रिम मेजर्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो बट नेचुरल से क्या होगा? फ्लो ऑफ फंड्स बढ़ेगा, मूवमेंट ऑफ फंड्स बढ़ेगा, यानी हर कंट्री में जितनी डिमांड होगी उतना डेवलप कंट्रीज उनको प्रोवाइड इजीली करेंगे, क्योंकि सामने रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और व्हेन यू आर गेटिंग अ वेरी लिबरल एटमॉस्फियर, तो बट नेचुरल फंड का फ्लो बढ़ेगा, इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इस तरह से हर एक कंट्री में फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ेगा। तो अडॉप्शन ऑफ ट्रिम विल रिजल्ट इन द फॉरेन एक्सचेंज। हर कंट्री फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड करने लगी, अलग अलग सेक्टर्स में, स्पेशली इन सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होने लगी। लेकिन उससे एक चीज़ होती है, बिकॉज व्हेन यू हैव मोर एंड मोर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, आपने ले तो लिया, दैट यू हैव टू रीपे विथ द इंटरेस्ट। वो आपको इंटरेस्ट के साथ देना है, और वो भी फॉरेन करेंसी है जिसका रेट हमेशा बदलता रहता है। वी नो दैट उसका रेट ऑफ एक्सचेंज बदलता रहता है, और यही इफ़ेक्ट करता है खास करके डेवलपिंग एंड लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ के बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन। हमारा बीओपी लेवल जो रहता है, ये सिचुएशन थोड़ा
डेफिसिट हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेस हम लोग बोरो कर लेते हैं एंड वी हैव टू मेक द इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पेमेंट का प्रेशर बढ़ जाता है। कभी कभी इंटरेस्ट को पे करने के लिए हम दूसरा फंड्स बोरो कर लेते हैं। इस तरह से हम डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उसके लिए कभी कभी एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो सोच समझ के लेना चाहिए। नो डाउट कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस तो उन्होंने हटा दिए बिकॉज दे वांटेड टू सपोर्ट ईच एंड एवरी कंट्री, लेकिन सम टाइम ऐसा दिखाई देता है कि इस ट्रिम एग्रीमेंट की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका बीओपी सिचुएशन थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, यानी डेफिसिट की तरफ चला जाता है। ओके बच्चों, अच्छा ये था बी पार्ट। अब हम चलते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में हम देखेंगे प्रोविजंस ऑफ ट्रिम। अब इस ट्रिम एग्रीमेंट ने क्या क्या प्रोविजंस लेके है। ओके, अब इसमें आप देखोगे ट्रिम एग्रीमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को। इस ट्रिम एग्रीमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो हटा दे। अब इसकी वजह से जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो अपने बिजनेसेस को डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपांड करना चाहती हैं, अब एक्सपांड करना चाहती हैं, ट्रेड बढ़ाना चाहती हैं, मार्केट बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, क्या चाहिए बच्चों? फंड्स। उन्हें फॉरेन करेंसी चाहिए, और ये ट्रिम एग्रीमेंट ने तो उनका सपना पूरा कर दिया, उनकी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी उनको मैक्सिमम सपोर्ट मिला विद द हेल्प ऑफ ट्रिम एग्रीमेंट। सेकंड, और ख़ास करके अगर हम देखें आईटी सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में, या फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं, हमारा जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनको तो मैक्सिमम सपोर्ट मिला विथ ट्रिम एग्रीमेंट। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हैंड साबित हुआ, अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन इन द हैंड्स ऑफ ईच एंड एवरी गवर्नमेंट आफ्टर द ट्रिम का एग्रीमेंट। सेकेंड, ट्रिम एग्रीमेंट प्रोवाइड मोर बेनिफिट्स टू डेवलप्ड कंट्रीज। भाई क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा है। अब पैसा है तो बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको इनकम मिलनी चाहिए। तो उन्होंने अपने अबेंडेंट कैपिटल को, अपने एंडोमेंट कैपिटल को दूसरे देशों में एज पर रिक्वायरमेंट इन्वेस्ट किया, और वहाँ से उनको रिटर्न भी मिलेगा। तो डेवलप कंट्रीज़ को भी फ़ायदा हुआ। ऐसा नहीं कि डेवलपिंग और लेस डेवलपिंग कंट्री के लिए WTO ने एफर्ट्स लिया। नो, ऑल कंट्रीज़ विल गेट द बेनिफिट। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ से बेनिफिट उनको कौन देगा? डेवलप्ड कंट्रीज़। अब डेवलप कंट्रीज़ को हम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ भी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ भी हम बोलते हैं। उनके पास ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल है। दे कैन ईजिली इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी हो, इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी हो इन द अदर कंट्रीज़, और वो दूसरे देशों में ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल। फॉरेन इन्वेस्टर्स वुड गेट द सेम ट्रीटमेंट लाइक द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ये हमने इम्प्लीकेशन में ही पढ़ लिया था, क्योंकि ट्रिम एग्रीमेंट ने पहला अपना जो शर्त था, पहला रूल जो था वो यही रखा कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट रहेगा। जैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप ट्रीट करोगे वैसा ही नेशनल इन्वेस्टर, यानी आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर को आप जितना प्रेफरेंस देते हो वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर भी आपके लिए उतना ही फेवरेट होगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो हमने कहा था WTO कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन ट्रेड होता है। तो वही रूल यहाँ पर भी है। इन्वेस्टमेंट में भी यही होगा। इन्वेस्टमेंट में अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आता है तो उसको भी सेम ट्रीटमेंट जैसा आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो ये सेकेंड प्रोविज़न उन्होंने फॉलो किया। नेक्स्ट था फॉरेनर्स शुड बी फ्री टू इन्वेस्ट इन एनी एरियाज़, यानी कोई कंडीशंस नहीं होंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी कि आप इस एरिया में आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले कहा कुछ एरियाज़ में था कि आप इस तरह का रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं कर सकते हो, फिनिश प्रोडक्ट्स कर सकते हो। तो कहीं कहीं पे सम रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस इस ट्रिम एग्रीमेंट ने हटा दिए कि आप कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे हमने कहा कुछ स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन में,
मोर देन 51% नॉट अलाउड था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे भी उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ाया। तो ये जो थोड़ी चेंजेस थी वो ट्रिम एग्रीमेंट की वजह से आई। तो फॉरेनर्स शुड बी फ्री टू इन्वेस्ट इन एनी एरियाज, नो प्री कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर। कोई ऐसी कंडीशन उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट था फॉरेन इन्वेस्टर्स वुड हैव कंप्लीट फ्रीडम टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल या एनी कंपोनेंट। वो कुछ भी फ्रीली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वो किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट भी करना चाहें तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखो 6th कंडीशन यही है, नो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन यानी रिस्ट्रिक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर। कोई आप एक्सपोर्ट में भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रख सकते हो कि आप एक्सपोर्ट इनको ही करोगे दूसरों को नहीं, नो, इस तरह से नहीं। कंप्लीट फ्रीडम, वो जहाँ से चाहे वो इंपोर्ट करे, पूरा फ्रीडम दे दो। जहाँ से उसको सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, बेटर क्वालिटी का मिलेगा, जहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम मिलेगा, जहाँ से उसका ओवरऑल कॉस्ट जो होगा वो रिड्यूस होगा, वो वहाँ पे जाएगा। तो आप किसी भी प्रोड्यूसर, किसी भी इन्वेस्टर्स पे कुछ भी आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखोगे, दे आर कम्प्लीटली फ्री। तो इसके लिए उन्होंने कहा फॉरेन इन्वेस्टर्स वुड हैव कंप्लीट फ्रीडम टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल या कोई भी कंपोनेंट। सिमिलरली नो एक्सपोर्ट का ऑब्लिगेशन फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके बच्चों, तो बस ये थे हमारे कुछ उनके प्रोविजन। अब आते हैं रीसेंट डेवलपमेंट इन द ट्रिम। अब जब हम ट्रिम में देखते हैं 1995 से इस पॉलिसी को हमने एग्जीक्यूट किया, बहुत से कंट्रीज़ को मैक्सिमम सपोर्ट मिला, लेकिन इससे स्टार्ट हुआ ट्रेड की वॉर। ट्रेड वॉर जब रहती है कंपटीशन बढ़ा देती है, और जब कंपटीशन होती है तो हर कंट्री चाहता है कि हम दूसरे देश के कंपैरिजन में और ज़्यादा ग्रो करें, और उसके लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ चाहती हैं कि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पोजीशन है वो बिगड़े नहीं, वो एडवर्स नहीं हो, वो डेफिसिट नहीं हो। इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं। समटाइम दे ट्राई टू रेज द लेवल ऑफ टैरिफ। वो कभी कभी कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा देते हैं, कभी कभी वो कोटा को फिक्स कर देते हैं, कभी कभी वो लिमिट्स को रेज कर देते हैं। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कुछ हम लोग कहते हैं कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है या रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी है। वो कुछ कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर, बिकॉज ऑफ दैट कॉम्पिटिशन, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे बढ़ गई है, क्योंकि हमें मालूम है लिबरलाइज्ड एटमॉस्फियर है, तो ट्रेड ज़्यादा बढ़ गया है, कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से हर कंट्री उतना बर्डन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैंडल भी कर पाए। क्योंकि हम जब बोरो करते हैं उतना हमारा इनकम भी होना चाहिए कि विथ इंटरेस्ट हम रीपे कर पाएँ। कुछ कंट्रीज़ नहीं कर पाती हैं, इसके लिए कहीं कहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट को लाना ही पड़ता है। तो चलो करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट इन ट्रिम, जो एक छोटे से पैराग्राफ में आपको लिखना है। जैसे उसमें फर्स्ट पॉइंट है, फ्लो ऑफ कैपिटल हैव इंक्रीज्ड। क्योंकि रिसेंटली हमने यही देखा कि जब ट्रिम एग्रीमेंट आया तो उसने हर कंट्री में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। हर एक कंट्री ने बहुत ही ईजिली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन डेवलप कंट्री से फंड्स को बोरो कर लिया। उन्होंने हर एक सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक्सपेक्टेड टारगेट्स को अचीव किया। तो फ्लो ऑफ फंड्स इट हैज़ बीन इंक्रीज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी बढ़ी और लेस डेवलप कंट्रीज़ में भी बढ़ गई। सेकंड था करंट ट्रेड वॉर। अगर हम करंट पोजीशन देखें तो आजकल ट्रेड वॉर ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इफ़ेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि कुछ इकोनॉमीज़ ने, कुछ कंट्रीज़ ने अपने टैरिफ लेवल को बढ़ा दिया है ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो थोड़ा एडवर्स है, थोड़ा डेफिसिट है, उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें। थर्ड है ड्यू टू ट्रेड वॉर
द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। तो उन्हें कहीं कहीं पे मजबूरी में, अभी हमारा अगर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, जो हमने डिस्कस भी किया है बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हमने चैप्टर्स किए थे, यू नो दैट हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा, हमने डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा। तो कभी कभी इंपोर्ट साइड, एक्सपोर्ट साइड हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को ओवरऑल बैलेंसिंग पोजीशन में लाना है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को तो हमें प्रोटेक्ट करना ही है, प्रिजर्व करके रखना ही है, ताकि हमारे इकोनॉमी का, अगर हमारी जो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जैसे इंपोर्ट ऑफ कुछ सम नेसेसरी गुड्स एनी हाउ करना है, तो उसके लिए तो हमें कुछ प्रिजर्व फंड्स चाहिए चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सम कंट्रीज दे हैव टू फॉलो द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। तो ये करंट कंडीशन है। लास्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रिम। अब इस ट्रिम एग्रीमेंट को जब हम लेके आए तो आपको मालूम है एज ईच कॉइन हैज़ टू साइड्स। सिमिलरली हर एग्रीमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। फ़ायदा होता है तो थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। तो हमें फ़ायदे तो बहुत सारे हुए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े हम लोग नेगेटिव साइड्स भी उसके ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फर्स्ट है कि एडवर्सली अफेक्ट ऑन द सेल्फ रिलायंट ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। क्योंकि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो हमने बहुत सारे फंड्स जो हैं बाहर से हमने जब बोरो किए, तो इससे क्या होगा, हमारे ऊपर फंड का प्रेशर, एक्सटर्नल डेप्ट का प्रेशर बढ़ेगा। और एक्सटर्नल डेप्ट जो रहता है उसके लिए हमारे इकोनॉमी में भी FRMBM बिल है जो हमने पढ़ा है कि ये जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट बिल है जो हमने पास किया हमारे इंडियन इकोनॉमी में, इसको हम किसके लिए फॉलो करते हैं, ताकि जो हम फंड बाहर से लेते हैं वो विथ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम रीपे करते जाएं। ऐसा नहीं हो कि हम डेप्ट ट्रैप में फंस जाएं। और ख़ास करके डेवलपिंग इकोनॉमी जो स्लोली ग्रो करती हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दूसरे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, भाई पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। तो हमारे जो सेल्फ रिलायंट ग्रोथ है, हम अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, हम ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, और उस एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लिया, ज़्यादा बोरोड फंड लिया। अब लिया तो सही, वापस भी करना है। तो हमारा सेल्फ रिलायंट, हम पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, लेकिन तब जब हम रिलैक्स्ड होंगे, हमारे ऊपर किसी का कोई बर्डन नहीं होगा, हम इतना कमा पाते हैं कि वो जितने भी इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, वो हम पे कर पा रहे हैं। दैट इज़ अ गुड पोजीशन। तो कभी कभी ये देखा गया है कि कुछ इकोनॉमीज़ में वो बैडली भी अफेक्ट होता है। इसके लिए क्योंकि व्हेन वी आर बोरोइंग इन अबैंडेंट क्वांटिटी, तो हमें इंटरेस्ट भी तो उतना ही पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए कभी कभी हमारी पोजीशन थोड़ी, फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी वीक हो जाती है। तो इसके लिए सेल्फ रिलायंट ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है। कौन सी कंट्रीज? डेवलपिंग इकोनॉमी। सेकेंड, TRIM agreement have no provisions to deal with restrictive business practices of foreign investors। अब जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं तो वो बहुत सारी, आपने यहाँ पे देखा कुछ इम्प्लीकेशंस थी। अब वो इम्प्लीकेशन में उन्होंने क्या कहा, जैसे आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ट्रीट करते हो वैसे आप हमारे को भी ट्रीट करो। देन हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होगा कि हम लोकल का स्टाफ रखें, हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होगा कि हम डोमेस्टिक मटेरियल लेके आए, नहीं हम वहाँ से ही मटेरियल लेके आएंगे। तो देखो उनकी कुछ शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं। अब ऐसी कंडीशंस को डील करने के लिए हमारे पास कोई ऐसे जो रहते हैं रेमेडियल मेजर्स नहीं होते। तो कभी कभी हमारी जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रहती है वो भी इस तरह के ट्रिम एग्रीमेंट के क्लॉजेस को फेस करने के लिए सम टाइम वी फील कि वी आर नॉट गेटिंग द सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। जो हम चाहते हैं वो कभी कभी चाह कर भी नहीं कर पाते, ऐसा दिखाई देता है। तो इसके लिए ट्रिम एग्रीमेंट्स हैव नो प्रोविजंस टू डील विद द रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे लिए कंडीशन के फॉर्म में लेके आते हैं।
क्योंकि कभी कभी उनकी एग्रीमेंट जो रहती है ना इस तरह से, जैसे हम कहते हैं शुगर कोटेड पॉलिसीज़ रहती हैं, तो वो कभी कभी शुगर कोटेड होती हैं, बाहर से अच्छी लगती है कि बहुत सारा फंड आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, लेकिन उसके नेगेटिव रिजल्ट्स कि वो रॉ मटेरियल भी वहाँ से लेके आ रहे हैं, स्टाफ भी वहाँ से लेके आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को क्या बेनिफिट, यानी हमारी इकोनॉमी से डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्ट्स है उनको कोई भी डिमांड नहीं मिला, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ। तो कभी कभी कुछ कंडीशंस को हम यहाँ पे रेमेडी नहीं दे पाते हैं बच्चों। थर्ड, ट्रिम एग्रीमेंट प्रोवाइड मच बेनिफिट टू डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि उनके पास कैपिटल ज़्यादा है तो बट नेचुरल उनके फेवर में ज़्यादा जो है बेनिफिट चला जाता है। बाय प्रोवाइडिंग द मोर स्कोप, उनको स्कोप भी ज़्यादा है, एंड द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी पूरे वर्ल्ड को पैसे की ज़रूरत है। एंड ऑल दोज डेवलप कंट्रीज दे आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, उनके पास तो कैपिटल ज़्यादा है और वो इजीली इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके लिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। तो ये थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम क्रिटिसिज्म्स को थोड़ा नहीं ध्यान देके फिर भी बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, डेवलप कंट्रीज़ के साथ टाई अप करते हैं, मर्जर करते हैं, कॉम्बिनेशंस में जाते हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, वो उनके देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट लेके आते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल वर्क करता है हमारा ट्रिम एग्रीमेंट, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ओके बच्चों, तो जिस तरह से हमने डिस्कस किया, इन द सेम वे यू हैव टू राइट इन योर एग्ज़ाम। ये क्वेश्चन भी एग्रीमेंट का आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से देखेंगे इस WTO की थर्ड एग्रीमेंट, दैट इज़ गट्स एग्रीमेंट, दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, यानी सर्विसेज पे भी हम देखेंगे। तो जनरली ये 3 एग्रीमेंट आपको करनी है, उनमें से कोई भी 2 एग्रीमेंट आपको लिखनी है। तीनों पूछा जाता है, ट्रिप, ट्रिम, गट्स, और आपको लिखना है कोई भी दो शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको लिखना है। तो जिस तरह से मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया, इन द सेम वे इट इज़ प्रोवाइडेड इन माई नोट्स, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, कोई भी लीगल इशू, आपको कोई भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज आपको फील ही नहीं होगा, आप इजीली एग्ज़ाम में लिख पाओगे बच्चों। Okay बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.